नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्रश्न इस प्रश्नावली से हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इस प्रश्नावली में हमको सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण का हम लोग परिचय पहले पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या है, फिर हम लोग जो है द्विघात समीकरण हल करने के लिए गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि, फिर उसके बाद जो है इस अभ्यास में हमको तीसरा पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। फिर उसके बाद चौथा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ये 4 टॉपिक हमको इस प्रश्नावली में पढ़ने हैं। हम लोगों को जो है ये जो मूल हैं, जो हम लोग द्विघात समीकरण जब हल करते हैं तो हमको द्विघात समीकरण में जो हल मिलते हैं उसी को हम लोग मूल भी बोलते हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। समीकरण देख करके हम लोग कैसे जानेंगे कि इसकी जो है एक मूल कितने, एक मूल होंगे कि 2 मूल होंगे, कैसे होंगे, या किसी किसी में मूल वास्तविक होते हैं, किसी किसी में वास्तविक आते भी नहीं हैं। ये जो है हमको मूलों की प्रकृति में लास्ट चैप्टर पढ़ना है। छोटी प्रश्नावली है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है इस प्रश्नावली में यही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम जो है द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो है द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका परिचय। द्विघात समीकरण जो है हम लोग जानते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। यानी जो चर दिया हो, चाहे x में हो समीकरण, या y में हो, या फिर p में, q में, u में, r में, यानी कोई भी चर राशि ली जाए। जैसे अभी हम यहाँ पे अगर लिखें आपको 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बराबर 2। x, यहाँ देखिए इसकी घात जो है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको अधिकतम घात देखना है। तो यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इस प्रकार का कोई भी समीकरण हो तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर जो है और एग्जाम्पल आपको लिखें, तो अगर जो है ऐसे कोई समीकरण दिया हुआ है 3y² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है। ये मेन होता है। अगर जो है एक घात का जो यहाँ पे दिया हुआ है पद, ये नहीं भी रहेगा चलेगा। अगर 3y² ही लिखा है तो इसको भी हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आप लोग जो है द्विघात समीकरण बस इतना ही जाने कि ऐसा समीकरण जिसमें दी गई चर राशि का जो अधिकतम घात हो 2 होनी चाहिए। अगर अभी हम आपको यहाँ पे लिख दें 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये यहाँ पे घात देखिए आप, अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए कोई नया एग्जाम्पल यहां ले लें, ये, तो क्या आप इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, 2 है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। चर की हमेशा अधिकतम घात हमको देखनी है। यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, लेकिन इन दोनों को द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण का बस इतना याद रखना है कि जो चर दिया हुआ उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अब हम जो है इसको जो है मानक समीकरण जो हम लोग हल करेंगे उसमें हमेशा जो है मानक
रूप होना चाहिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप, यानी कि जो चर राशि हो उसकी जो घात हो वो जो है अवरोही क्रम में दी हुई है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे कम, उसके बाद अचर पद। या जो है कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि आगे पीछे दे देता है, ये भी द्विघात समीकरण है मगर ये मानक रूप नहीं है, इसको हम लोग मानक रूप नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न को हल करते समय हमको कभी कभी ऐसे ही दे देता है, आगे पीछे करके लिख देता है, तो उसको हम लोग जो है इस तरह से बनाते हैं, यानी कि जो चर राशि होगी उसकी जो अधिकतम घात होगी पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर बाद में अचर पद। तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी इस तरह से अगर कोई समीकरण दिया है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 4x² प्लस 3x प्लस 5, तो ये मानक रूप में लिखा गया है, ये भी मानक रूप में लिखा गया है। अब जो है अगर इस तरह से दिया है तो क्या है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह से है तो हम लोग उसको मानक रूप बना सकते हैं। इसको हम लोग जो है ax² पहले लिख लेंगे, फिर इसको बाद में लिख लेंगे, ये हो गया मानक रूप। अगर जो है कोई प्रश्न मान लीजिए दिया हुआ है ऐसे, ये, तो इसको हम लोग मानक रूप नहीं बोलेंगे, इसको लोग अगर मानक रूप में बनाने को कह रहा है तो सबसे पहले अधिकतम घात 3x² प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा मानक रूप में। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि अवरोही क्रम में हम इसको व्यवस्थित करेंगे। हम लोग जब भी समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहले मानक रूप में लिखते हैं, तब गुणनखंड विधि से हल करना हो या पूर्ण वर्ग विधि हो, उससे हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है द्विघात समीकरण का परिचय जो है हम लोगों ने पढ़ा कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, यानी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। मानक रूप क्या होता है इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, हम लोग पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं और हम लोग अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे प्रश्न लिखेंगे जो परीक्षा में आते हैं, 1 नंबर में आते हैं। समीकरण दिया हुआ है, पूछता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम लोग वहां प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ एक प्रश्न आपको लिखें, फोर एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इस तरह से कोई प्रश्न दिया है और इसको पूछ ले क्या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमको सबसे पहले इसको हल करना होता है और हल करने के बाद हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल करना आप लोग जानते होंगे, बीजगणित में हम लोगों ने जोड़ घटाव गुणा भाग पहले ही पढ़ा है, तो हमको मालूम होगा कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 4x का गुणा इसमें दोनों में करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, इसी प्रकार इधर भी हल करेंगे और उसके बाद पक्षांतर करके हम लोग जो है हल कर लेंगे और पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4x का इसमें गुणा करेंगे तो 4x², 4x का 1 में गुणा करेंगे 4x, फिर प्लस 3x, 3 का x में गुणा करेंगे, फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, अब जो है बराबर, अब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे, x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा -1 में करेंगे -x, अब इसका दोनों पदों में गुणा करेंगे तो +1 का x में गुणा करेंगे तो +x, और 1 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस, तो प्लस का माइनस में गुणा करने माइनस होता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। अब हम लोग जो है इसको जब हल करेंगे, ये -x है, ये +x यहाँ कट जाएगा। बाकी हम लोग इसको हल करते हैं 4x², ये 4x है, ये प्लस
3x दिया है, ये जोड़ लेंगे हम लोग तो प्लस 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 1 बचा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बाएं तरफ पक्षांतर कर लेंगे और उसके बाद हल करके देखेंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस है, प्लस हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, 4x स्क्वायर ये माइनस एक्स, 4x स्क्वायर में यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये 3 है और 1, 3 को 1 में जोड़ेंगे 4 बराबर 0। इस तरह से हमको ये समीकरण मिल गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, तो जो दिया गया चर है x, इसकी अधिकतम घात 2 है, यानी हल करने के बाद हमको जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए चर की अधिकतम घात 2 है। अतः दिया गया ये जो समीकरण है क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ये जो है यहाँ पे घात जो है हम लोग देखेंगे, अधिकतम घात आई है 2, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे हल करने के बाद हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आइए जो है कुछ और प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं और समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 3 प्रश्न जो है इसके माध्यम से हल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। समीकरण दिया हुआ होता है, पूछते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण, यानी जो समीकरण दिए हुए हैं द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और दिए गए चर की घात को देखते हैं। अगर अधिकतम घात 2 है तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होता है। अगर 2 से कम है या 2 से ज्यादा तो उसको हम लोग लिख देते हैं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इस अभ्यास से आने वाले प्रश्न जो हम कराएंगे निश्चित रूप से आपको सेम टू सेम परीक्षा में नहीं मिलेंगे, तो इस तरह से मिलेंगे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने इस तरह के प्रश्न हल किए हैं और आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग जो है पहले प्रश्न का हल लिखते हैं। पहला लिखा है यहाँ पे, पहले प्रश्न लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये है। यहाँ पे दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका प्रयोग करके इसको हम लोग तोड़ देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसको a समझिए, इसको b, हम लोग यहाँ इसके हिसाब से लिखेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह x, b की जगह 1 इक्वल टू, इधर हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिया होता तो हम लोग समझते हैं, कोई चिन्ह नहीं है यानी मल्टीप्लाई करना है, इंटू का चिन्ह होता है यानी गुणा का चिन्ह होता है। 2 का यहाँ गुणा करेंगे, इसमें 2x माइनस 3 में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में 2 3 6। अब हम लोग जो है फिर हल करेंगे इसको, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का गुणा करेंगे 2x, इधर हो जाएगा 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, हम इसको दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। जब हम लोग जो है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं में पक्षांतर करते हैं पदों को, तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इसलिए इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस साइन है, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे माइनस 2x, इधर आएगा ये तो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसमें और कहीं नहीं दिख रहा है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, प्लस 2x है माइनस 2x है, इसको जो है कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ है प्लस 1 और प्लस 6, इन दोनों प्लस साइन के साथ हैं, जुड़ जाएंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। यहां हम लोग लिख देंगे, यहीं पे लिख सकते हैं कि चूंकि दिए गए चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आइए बाकी दो प्रश्नों को हल करते हैं। जितनी बार हम प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, हमको आसान लगने लगेगा और हम लोग आसानी से परीक्षा में हल भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है दूसरे प्रश्न को नोट करते हैं। इसको भी ऐसे ही बस हल कर लेना है। x माइनस 2, एक ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1, बराबर के दाहिने तरफ लिखा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। दो ब्रैकेट में ये दो पद लिखे हैं। अगर इसमें बीच में कुछ नहीं दिया होता हम लोग इनटू समझते हैं, यानी गुणा का चिन्ह समझते हैं, यानी गुणा करने हैं। यहाँ भी कुछ चिन्ह नहीं दिया, यानी इसका क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हल करेंगे। बस हमको जो बीजगणितीय जोड़ घटाने की प्रक्रिया हमने सीखा है उसी के आधार पर इसको हल करेंगे और चर की अधिकतम घात देख करके हम लोग लिख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्स का गुणा पहले इन दोनों पदों में करेंगे। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक घात इसकी एक घात इसकी हो जाएगी एक्स की घात 2। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। अब फिर एक्स का गुणा एक में करेंगे, एक्स ही आएगा। माइनस 2 का गुणा एक्स में करेंगे, ये माइनस साइन है, इधर प्लस है, लेकिन माइनस का प्लस में जब गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, तो हम लोग लिखेंगे 2x, माइनस 2x हो गया। माइनस 2 का प्लस 1 में गुणा करेंगे माइनस 2। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको गुणा करके लिखेंगे इधर। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो 3x। अब माइनस 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स, एक का गुणा एक्स में करेंगे एक एक्स आएगा, एक तो लिखना नहीं होता है। अब माइनस 1 प्लस 3, यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, एक का गुणा 3 में करेंगे 3। अब हम लोग जो है जो दाएं पक्ष में दिया है इसको बाएं पक्ष में पक्षांतर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। एक्स स्क्वायर और जो है, चलिए पहले इसको हम लोग एक बार हल कर लेते हैं, फिर जो है पक्षांतर करते हैं। यहाँ पे प्लस एक्स है, ये माइनस 2x है। जब इसको हम लोग हल करेंगे, माइनस ज्यादा है, माइनस बचेगा, 2x में से एक x निकल जाएगा तो माइनस x बचेगा, ये माइनस 2। अब हम लोग बराबर का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 3x है, ये प्लस साइन के साथ है माइनस साइन के। जब दोनों का अपोजिट चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। प्लस साइन ज्यादा है तो प्लस में बचेगा 2x, ये 3x है, इसमें से एक x निकल जाएगा, 2x माइनस 3, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग इसको जो है पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे और हल कर लेंगे, हमको उत्तर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। पहले इसको उतारेंगे, माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको इधर लाएंगे, ये प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस है, जब इधर पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको हम लोग हल करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस एक्स है, ये माइनस 2x है, दोनों का सेम साइन होता है तो जोड़ लेते हैं हम लोग, चाहे दोनों पद जो है प्लस में दिए हो या माइनस में, और साइन के साथ ही लिख देते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है, यहाँ माइनस माइनस, दोनों माइनस हैं, गुणा मत करना, नहीं तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे आप लोग। तो x, ये एक x है, ये 2x, तो माइनस 3x, ये माइनस 2, ये प्लस 3, तो प्लस ज्यादा है यानी 3 में से 2 घटा देंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो हमको लास्ट में मिला है सोल्यूशन, इसमें जो दिया गया चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। एक लिखा नहीं जाता है घात, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ घात नहीं है तो 1 होता है, ठीक। तो ये हम लोग लिखेंगे नहीं,
बस जानेंगे कि यहाँ एक घात है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया चर x है जिसकी अधिकतम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। जो दिया गया चर है, यानी x के चर में ये जो है समीकरण दिया गया है, यानी ये जो चर है इसको हल कर, ये जो समीकरण है इसको हल करने के बाद हमको मिल रहा है -3x + 1। यहाँ पे इसकी घात 1 आ रही, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, बस ये लिख देना है। आइए तीसरे प्रॉब्लम को हल करते हैं, और हम लोग पूरी तरह से इस तरह के प्रश्नों को अब हल कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, बस यही 2-3 प्रश्न हल करने से हमको पूरा इस तरह के प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। x² + 3x + 1, तीसरा सवाल x² + 3x और +1 = x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको लगाना है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। कभी कभी इसको आगे पीछे लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, आगे पीछे लिख सकते हैं। a² - 2ab + b²। अब हम लोग जो है यहाँ पर इसी फार्मूले से दाएं पक्ष को तोड़ेंगे, बाकी यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, इसको हम लोग बस ऐसे उतार लेंगे और हम लोग आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे x² + 3x + 1 = इधर जो है x - 2 का होल स्क्वायर दिया है, इसको हम लोग इस फार्मूले से तोड़ेंगे। इसको a समझिए आप, यहाँ b, a की जगह पे हम लोग x और b की जगह पे 2 लेकर के इस तरह से प्रसार कर देंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, a² यानी x का स्क्वायर -2ab, a की जगह x और b की जगह 2, और +b² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करेंगे, x² + 3x + 1 = यहाँ पे x² -2 का 2 में गुणा हो जाएगा, 4x आ जाएगा इधर, 4x और +4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 × 2 यानी 2 दूनी 4। अब हम लोग जो है दाएं पक्ष को पक्षांतर करके सब इधर लाएंगे और इसको हल कर लेंगे, हमको जो है मान प्राप्त हो जाएगा। जो समीकरण मिलेगा उसके चर की घात को हम लोग देखेंगे और लिख देंगे। x² + 3x + 1, इसको इधर लाएंगे, सबके साइन बदल जाएंगे, प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, -x² + 4x और -4 = 0। सभी के चिन्ह जो है यहाँ पे बदल दिए। अब जो है हम लोग जब इसको हल करेंगे, x² प्लस ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x है, यहाँ 4x, ये +4x है, 3x, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 7x, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये जो है 7x, ये +1 है, ये -4 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे, माइनस ज्यादा है, माइनस बचेगा, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 = 0। यहाँ पे हल करने के बाद भी अब हमको आसानी से दिख रहा है कि जो हमको लास्ट में सलूशन प्राप्त हुआ है, ये समीकरण जो चर है x, इसकी जो है घात अधिकतम कितनी है 1, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है। लिखा नहीं होता है 1, लेकिन हम लोग एक मानते हैं उसको, हाँ 1 है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि चूंकि दिए गए चर की अधिकतम घात 1 है, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चूंकि दिए गए चर x की, एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं, अधिकतम घात 1 है,
अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हल करने के बाद यहाँ पे हमको पहला द्विघात समीकरण मिला और बाकी दोनों द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग जो है द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों के मूलों को यानी उसके हल को जो निकालते हैं उसको हम लोग पहले गुणनखंड विधि से पढ़ते हैं, फिर पूर्ण वर्ग विधि से पढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग नए प्रश्न के साथ गुणनखंड विधि सीखते हैं। आइए हम लोग जो है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसे ध्यान से देखना है। हल करने के लिए आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी द्विघात समीकरण हल किया होगा, बस यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और जो हम बताएंगे उसको ध्यान से आप दिमाग में रखेंगे, परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा में पेपर में देता है कि दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या फिर देता है दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो अगर जब विधि का नाम लेता है तो हमको उसी विधि से हल करना होता है जिस विधि से प्रश्न पूछता है, और अगर यहाँ पे कोई विधि नहीं दिया है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है गुणनखंड विधि सीखते हैं। हम लोग पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि जो है गुणनखंड विधि है, इससे हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। तो आइए पहले प्रश्न को लिखते हैं और इसको हल भी कर लेते हैं और जो है इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं इसी में, और हम लोग सीख भी लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना होता है द्विघात समीकरण में, जब भी हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले अगर ये समीकरण मानक रूप में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको मानक रूप में लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मानक रूप में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स का पद है, फिर अचर पद है, यानी ये मानक रूप में दिया हुआ है जो हमने शुरू में चर्चा किया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता है तो पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अगर इसको आगे पीछे करके दे देता है तो हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और जो अचर पद है दोनों का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, 1 होता ही है, और ये 18, इन दोनों का गुणा करेंगे। साइन को भी ध्यान रखते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी, यानी कितना आएगा, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये हो गया 18 आएगा। इसका और इसका गुणा करते हैं और फिर क्या करते हैं, बीच वाले पद को हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे मेन काम यही होता है, और तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको जोड़ें या फिर घटाएं, यही आना चाहिए जो यहाँ पे होता है। जैसे -9 है तो -9 ही आना चाहिए। और जब उसको गुणा करें तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हम लोग लिखते हैं इतना आना चाहिए। गुणा करने पे +18 आवे, और जब इसको लोग जोड़ें और घटाएं तो -9 आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग इसको देखते हैं, जैसे अभी हम लोग इसको जो है 7 और 2 में तोड़ दें, 7 2 9, मगर 7 का 2 में गुणा करेंगे 14। ये जानने के लिए हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। 5 4 में तोड़ेंगे तो 5 4 9, मगर 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। यानी इस तरह से तोड़ना है कि जो है जब हम लोग जो है जोड़ें या घटाएं तो -9 आना चाहिए, और जब दोनों पदों को गुणा करें तो 18 आए। तो आइए हम लोग जो है 6 और 3 लेते हैं, 6 और 3। अगर 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 6 को 3 से जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। साइन भी ध्यान रखने हैं, माइनस में दिया हुआ है, यानी अगर -6 और -3 ले लेते हैं तो दोनों सेम साइन रहेंगे, जोड़ेंगे तो -9, और गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और 6 3 18, यानी 18 आ जाएगा। इस तरह से हमको ध्यान देना होता है कि बीच वाले पद को जब हम लोग जोड़ें तो जो है वही चीज आए जो यहाँ पे दिया हुआ होता है, और जब गुणा करें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर आए।
तो इस तरह से हम लोग जो है सबसे पहले इसको तोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको -6 x माइनस 3x, इस तरह से दो पदों में विभक्त कर देंगे। अभी जोड़ेंगे हम लोग तो -9 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 18, यानी इसके बराबर आ जाएगा। माइनस माइनस साइन है, प्लस भी आ जाएगा। तो हम लोग अगला पद उतारेंगे +18 = 0। इस तरह से जब हम लोग बना लेते हैं तो हमको अब कुछ रह नहीं जाता है, बस कॉमन लेकर के आसानी से हम लोग इसका हल निकाल लेते हैं। अब हमको जो है दो दो पदों में, जैसे इसमें और इसमें और इसमें कॉमन ले लेने हैं। कॉमन लेते समय हमको देखना है कि जो दोनों में कॉमन हो वही चीज हमको लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप x² है, ये 6x, इन दोनों में आपको दिख रहा है x कॉमन है तो आप लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर माइनस, यहाँ x बाहर हो गया, बचेगा 6x माइनस 6। अब यहाँ पर जो है -3x + 18, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ही कॉमन लेना है। माइनस ये 3 है, ये 18 है, 18 को हम लोग 3 × 6 यानी 6 × 18 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 3 है ही तो 3 कॉमन लेंगे। x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी x को कॉमन नहीं लेना है। फिर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिखेंगे x। जब हम लोग माइनस साइन के साथ कॉमन लेते हैं कोई संख्या तो दूसरी जो संख्या होती है इसके यहाँ का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। हम लोग -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, बचेगा कितना 6 = 0। एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट में आता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, x - 6, यानी हम लोग का जो अभी तक गुणनखंड की प्रक्रिया कर रहे हैं सही है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x - 6 दोनों जगह है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, x - 6 और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं x और यहाँ पे -3 है तो x - 3। ये हो गया हमारा गुणनखंड। जब गुणनखंड हो जाता है तो इसके जो है मान जब हमको निकालने होते हैं कि इसके दोनों मूल कितने होंगे या इसके हल क्या होंगे, मूल या हल दोनों एक ही चीज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बारी बारी से जो है एक बार x - 6 को 0 के बराबर करेंगे, फिर x - 3 को 0 के बराबर करेंगे और दोनों मूल हमको मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे x - 6 = 0 और दूसरा हम लोग लिखेंगे x - 3 = 0। अब हम लोग जब इसको हल करेंगे तो x बराबर, ये इधर पक्षांतर करेंगे 6 आ जाएगा पहला, और दूसरा x बराबर दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे 3, x का मान 3 आया और x का मान 6। द्विघात समीकरण है तो x के 2 ही मान मिलेंगे और हम लोग जो है इसको मूल भी बोलते हैं। आप देखेंगे प्रश्नों में कभी पूछता है इसके मूल ज्ञात कीजिए और कभी कहता है इसके हल निकालिए। तो मूल कहें या हल कहें दोनों एक ही बात होती है। यहाँ x के 2 मूल मिले हमको या 2 हल मिले, एक तो x बराबर 3 और दूसरा x बराबर 6, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है गुणनखंड विधि से। यहाँ पे हम लोग जब बीच वाले पद को तोड़ेंगे उसी समय हमको बहुत ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आसानी से प्रश्नों का हल आ जाता है। ये रफ वर्क होता है, इसको हम लोग रफ में करने की जरूरत है। फिलहाल इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, आइए इसको हम लोग हल करते हैं और आसानी से हम लोग को समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लिखते हैं, x² - 3x - 10 = 0। यहां भी वही काम करना है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि दिया गया समीकरण मानक रूप में है या नहीं है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख के मिलाया था ax² + bx + c। फिलहाल लिखने की बार बार मिलाने की जरूरत नहीं है, देखने से हमको क्लियर हो जाता है। पहले x² है, फिर x की घात 1 है, फिर अचर पद है, यानी मानक रूप में दिया हुआ है। तो सिर्फ हमको हल करना है। x² का जो यहाँ पे गुणांक हो, यानी यहाँ भी गुणांक कुछ नहीं दिया है इस प्रश्न में, तो इसके जो है गुणांक यानी 1, ये है 10, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे 1 का गुणा 10 में करेंगे -10 आएगा। अब हमको बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद जो है, जोड़े हम लोग या घटाएं तो हमको -3 मिले और गुणा करें तो 10। एक चीज आपको और ध्यान देना है, जब हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, x² के गुणांक और अक्षर पद का गुणा करते हैं और संख्या माइनस साइन के साथ आती है, तो हम लोग को इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना ही चाहिए कि जब हम लोग बीच वाले पद को तोड़ेंगे
तो इसमें जो है एक संख्या पॉजिटिव होगी और दूसरी संख्या निगेटिव होगी, और पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या जो हम लेंगे, बड़ी संख्या उसमें एक रहेगी, एक छोटी जो बड़ी संख्या रहेगी उसके साथ माइनस का साइन लगाना है, अगर यहाँ माइनस दिया है तो, अगर प्लस है तो प्लस, क्योंकि हमको जोड़ने या घटाने पे वही बचना है। अब जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 को, अगर 3 को आप 2 और 1 में तोड़ेंगे तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यानी एक बात ये भी क्लियर हो जाती है, जब इस तरह के प्रश्न दिए होते हैं तो हम लोग जब तोड़ते हैं तो ये इसका जो है गुणनखंड इस संख्या से बड़ी आएगा, जो है ये श्योर है। तो फिलहाल हम लोग जो है इसको अब तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग यहां लिख दें 5 और दूसरा लिख दें 2, तो 5 में अगर 2 को हम लोग घटाएंगे तो 3 आएगा, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। और अगर जो है यहां पे माइनस साइन हमको चाहिए तो हम लोग बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस लगाएंगे और दूसरी संख्या को पॉजिटिव ले लेंगे। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये माइनस रहेगी, ये प्लस, तो -10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 -10। और जब हम लोग इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर -5 को हम लोग जोड़ें +2 के साथ तो हमको माइनस ज्यादा है, -3 मिलेगा। इस तरह से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि जब इस तरह के प्रश्न आवे कि x स्क्वायर और अचर पद का गुणा करने पे यहाँ माइनस में संख्या आ रही है, तो आप निश्चित रूप से जान जाइए कि जो यहाँ पे दिया होगा संख्या, उस संख्या को जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक जो है इसका गुणनखंड इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा, और हम लोग बड़ी संख्या के सामने वही साइन लगाएंगे जो यहाँ पे दिया होता है। अगर पॉजिटिव दिया होता तो हम यहाँ पॉजिटिव लिख देते और यहाँ निगेटिव लगा देते, क्योंकि तब भी गुणा करने पर -10 आ जाता। तो फिलहाल इस तरह के प्रश्नों को हम लोग थोड़ा ध्यान से लिखेंगे और हल करेंगे। अब हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ये है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि -5 प्लस 2 घटाएंगे तो -3 ही आएगा, और गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये प्लस और माइनस दोनों गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग जो है अब इसको कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे यहां से तो बचेगा x, यहाँ पे x जब कॉमन लेंगे दोनों से, इसके साथ दोनों को साथ एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ, यहां से हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये है यहाँ पे बचेगा x -5, और यहाँ पे +2 है तो 2 कॉमन लेंगे x, और ये 10 है, 10 को हम लोग 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, तो 2 यहां मिल गया, 2 यहां भी है, इसलिए इसमें भी 2 मिल जाएगा हमको। तो अब हम लोग लिखेंगे x, और जो है माइनस, जब +2 कॉमन लिया है तो इधर साइन चेंज करने कोई बात ही नहीं है। जैसे इस प्रश्न में हम लोगों ने -3 कॉमन लिया था, -3 कॉमन लिए तो यहाँ का चिन्ह क्या बदल गया था, लेकिन जब अगर प्लस संख्याएं कॉमन लेते हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि गुणा करने में फिर वही आ जाता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 0, अब देखिए गुणा करेंगे 2 का x में 2x, इसका इसमें गुणा करेंगे, धन का ऋण में गुणा करेंगे ऋण, 2 पंचे 10। अब जो है हम लोग एक जो और बात ध्यान में रखते हैं कि कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम आने चाहिए। अगर यहां पर भी x -5 है तो यहाँ भी x -5 है, यानी कि हम लोग का जो गुणनखंड चल रहा है सही चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x -5 इसको एक बार लिख लेते हैं जो 2 बार दिया होता है, यानी इसको कॉमन ले लेते हैं वहां से, और यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है +2 बराबर क्या होता है 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है 2 बार दिया है और द्विघात समीकरण है, इसको 2 मूल मिलेंगे हमको, 2 हल हमको मिलेंगे, दोनों को हम बारी बारी से बराबर करेंगे 0 के। x -5 बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, और दूसरा x +2 बराबर भी हम लोग 0 लेंगे। और जब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे +5, और यहाँ x बराबर जो है इसको इधर पक्षांतर करेंगे -2, यानी जो इसके हमको मूल मिले या हल कह सकते हैं वो हमको x बराबर 2 मान मिल गए, x बराबर 5 और ऋण 2, ये हमारा आंसर हो गया। हम जब भी इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रफ वर्क है, आप लोगों को समझाने के लिए हमने किया था, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस बीच वाले पद को तोड़ते समय हमको ध्यान रखना है किस तरह से हमको तोड़े, आसानी से हमको आ जाता है और हम लोग जो है 2 मूल प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ तो दिए गए समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।
तो ये समीकरण दोनों गुणनखंड विधि से हल करने थे, हमने हल किया। आशा आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग जो है एक और प्रश्न को लिखते हैं और उसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि भी आपको क्लियर हो जाएगी। परीक्षा में जिस भी विधि से प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। हम लोग जो है गुणनखंड विधि के बाद जो है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। अभी तक हमने जो द्विघात समीकरण हल किया उसको हम लोगों ने गुणनखंड विधि से हल किया था। अब इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिखा भी है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड कैसे करेंगे या दिए गए समीकरण को कैसे हल करेंगे। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपको गुणनखंड विधि क्लियर हो गया वैसे आपको पूर्ण वर्ग विधि भी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हल करेंगे तो दो स्टेप जो हमको याद रखने हैं उसको हमको पहले स्टेप क्या करते हैं कि हम लोग जो है ये जो समीकरण दिया होता है एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक हमको सबसे पहले 1 बनाना होता है। इसके गुणांक को हम लोग 1 बनाते हैं। पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, 1 के बराबर कर लेना है। और फिर क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो x होता है x का गुणांक का 1/2, x के गुणांक का जो क्या करते हैं 1/2, x का गुणांक का 1/2 लेकर के उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। अपने आप आपको आसानी से मिल जाएगा। जब भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना हो हम जो है सबसे पहले जो है इसके गुणांक को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है जो इसका गुणांक दिया होता है उसी से हम लोग इसमें भाग कर देते हैं पूरे द्विघात समीकरण में, और आसानी से हमको इसका गुणांक 1 मिल जाता है। तो आइए हम लोग जो है ये तो हमारा हो गया स्टेप। इस स्टेप से हम लोग हल करना है, हमारा एक प्रकार समझ लीजिए कि नियम है, इस नियम से हमको चलना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक का 1/2 निकालेंगे, उसको लेकर के उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, आसानी से प्रश्न आ जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 का हल जो है इसी प्रकार से निकालते हैं और देखते हैं हम लोग क्या करना है। यहां पे हम लोग लिखेंगे 2x²। पहला प्रश्न ये पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। आसानी से हम लोग जो है पहले स्टेप पे चलेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको इसका जो गुणांक होता है इसी से पूरे द्विघात समीकरण में भाग दे देना है। इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी कि 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर इसको हमको जो 2 से भाग कर देंगे, बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी, पूरे समीकरण के एक एक पद में। तो 2x² इसमें हम 2 से भाग करेंगे, -7x इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे, +3/2, उसके बाद 0 में भी 2 से भाग कर देंगे। आसानी से आप देखेंगे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x², यानी इसका गुणांक 1 हो गया। -7/2x +3/2। अब 0 में 2 से भाग करें या किसी भी संख्या से भाग करें 0 ही मिलता है। अब हम लोग क्या करना है, जो x का गुणांक है, दूसरा स्टेप, x का गुणांक है उसका 1/2 करते हैं और उसका जो है वर्ग करके इसमें जोड़ते और घटाते हैं। तो 7/2 का 1/2 लेना है, यानी इसका आधा करना है, यानी 2 से इसमें भाग कर देना है। या यूं समझिए कि 7/2 का 1/2 आपको निकालना है। आप हल करेंगे 7/2 का की जगह हम लोग गुणा करते हैं और हम लोग हल करेंगे 7 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, यानी 7/4 आया। अब इसका हमको करना है वर्ग और इसके वर्ग को हमको इसमें जोड़ना है और घटाना है। तो हमको ध्यान देना है इसी बात का कि पहले तो हम लोग इसके गुणांक को
1 बनाएंगे, उसके लिए सीधी सी बात है कि इस जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से ही पूरे समीकरण में भाग दे देना होता है, और उसके बाद जो x का गुणांक आ जाता है उसका आधा करते हैं, या यूं समझिए कि 1/2 करते हैं, और जो आता है उसी का हम लोग वर्ग करके इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। आपको आसानी से जो है पूर्ण वर्ग बनाने में सफलता मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग अब लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x 7/4, ये हमको मिला है 7/4, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, यानी हमको जो है इसमें जोड़ देना है कितना 49/16 और 49/16 घटा भी देना है, और फिर प्लस जो लास्ट का अचर पद होता है इसको लिखना है बराबर 0। अब इस तरह से आप देख रहे होंगे इसको जोड़ने घटाने से कोई हमको फर्क नहीं, जोड़ा भी घटाया भी, यानी वही का वही लिखा है। ये जो है हम अपने हल करने के लिए सुविधाजनक बनाते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप यहां देखेंगे इसको जोड़ते घटाते समय देखना है कि ये दोनों पदों को लिखने के बाद ही इसका स्क्वायर करके जोड़े घटाएं और अचर पद को बिल्कुल लास्ट में लिख दें। अब यहां पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16, ये जो है आसानी से आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे x है, यहाँ का जो साइन है उसको यहाँ लगाया करिए, ये जो है 7/2 का वर्ग है, 7/2 जो यहाँ लिखा है वही लिख लिया करिए, 7/2 का स्क्वायर। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, आपको फिर से यही मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप जब करेंगे तो आपको जो है आसानी से ये हमको मिल जाएगा। तो हम लोग जो है अब इसको जो है इतना लिखने के बाद बाकी जो दिया गया पद है इसको उतारते हैं, तो सॉरी यहां पे जो है ये 7 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये जो है आप जो है x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहां पे ध्यान देना है कि x लिखना है, फिर ये जो पद है 7/4 का वर्ग है तो 7/4 यहां लिखेंगे, और ये साइन यहां से देख के लगाना है कि x का जो 7/2 गुणांक है इसके सामने साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अभी आप इसको ओपन करके देखेंगे जो है, आइए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी x इंटू बी की जगह 7/4 प्लस बी स्क्वायर की जगह 7/4 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर यहाँ काटिए 2 1 2 2 दूनी 4 यानी माइनस 7/2 आ गया, तो 7/2x प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का वर्ग 16, ये यही चीज आपको यहाँ पे देखिए x माइनस 7/2x प्लस 49/16 जो यहाँ पे था वही आ रहा है, यानी ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी है, इसको हमने इस फार्मूले से यहाँ पे लिख दिया। इसको लिखने का आसान तरीका है बस x को लिखिए, ये 7/4 का स्क्वायर है उसको लिखिए, यहाँ जो साइन है उसको लगाइए और बाकी इसको उतार लीजिए 49/16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। इसको सबसे पहले आप दाएं तरफ ले जाएं और इसको हल करें, तो यहाँ पे आप x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा यानी 49/16, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3/2। इसको हम लोग यहाँ पे भी लिख के हल कर सकते हैं या फिर रफ वर्क में कर सकते हैं, 49/16 माइनस 3/2, इसको हम लोग हल करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 से 16 में भाग करेंगे 1 से यहाँ गुणा कर देंगे 49, भिन्न का घटाना जोड़ना आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, आप लोगों को मालूम भी है। अब दूसरे वाले हर से इसमें भाग करेंगे 2 से यानी आएगा 8, तो 8 16 और 8 का इसमें गुणा कर देंगे 8 3 24। अब हल कर लेंगे, 49 में से 24 घटाइए, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, ये आ गया 25/16। तो इसको हम लोग लिखते हैं x माइनस 7/4 एक्स स्क्वायर बराबर
यहाँ पे आ गया 25/16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लेंगे, निकालेंगे, जो यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी इसका हम लोग जो वर्गमूल लेंगे 7/x माइनस 7/4। अब जो है इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल हो जाएगा इधर 25/16। जैसे हम लोग कोई प्रश्न हल करते हैं, अगर x स्क्वायर बराबर 4 दिया है, x का मान हम लोग निकालते हैं, तो इसका करनी में वर्गमूल ले लेते हैं, प्लस माइनस में उत्तर आता है, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं, यहाँ भी हम लोग प्लस माइनस में लेंगे। अब जो है आप देखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू 25 का वर्ग जो है वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5 प्लस माइनस 5, और ये 16 का वर्गमूल होगा 4। तो ये हमको मिल गया यहाँ से। अब हमको क्या करना है, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, इन दोनों मानों को एक बार प्लस करके इसके साथ लेकर हल करेंगे, एक बार माइनस को लेके हल करेंगे, और हमको जो है x के दो मान मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग जो है इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं और हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, और पूर्ण वर्ग विधि से आपको प्रश्न हल करने आ जाएंगे। तो आइए पहले हम लोग धनात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक लेंगे। x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, यानी प्लस के साथ लेंगे 5/4। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे मान, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 5/4 इधर जाएगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा 7/4। हर बराबर है, जोड़ लेंगे, x बराबर दोनों का हर 4 है, अंश को जोड़ लेंगे, 7 5 12/4, और 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4 4 3 12, यानी हमको x का मान आ गया 3। अब हम लोग जो है दूसरा हल करेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब हम लोग ऋणात्मक लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा। अब x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4 लिखेंगे। x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। अब हम लोग जब x का मान निकालेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 7/4 माइनस 5/4। हर बराबर है, अंश में से अंश को घटा देंगे, नहीं 7 में से 5 को घटा देंगे, x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। आप यहाँ देखेंगे x का मान आ गया 1/2। ये जो है x का मान 1/2, और यहाँ पर x का मान 3। इस प्रकार से अब इसको हल किया तो इसके हमको दो मूल या दो हल हमको मिल गए, यही हमारे उत्तर हो गए। इनका मूल कहिए या हल, इनका जो है दो मूल हमको मिला। x का मान एक तो आया हमको 3, और दूसरा आ गया 1/2। इस तरह से आप पूर्ण वर्ग विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है, फिर x का जो गुणांक होगा, यानी यहाँ पर जो दिया होता है उसके गुणांक का 1/2 लेना है, फिर उसका वर्ग कर करके हमको जोड़ना और घटाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा और घटाया है। फिर इसका अपने आप देखेंगे ऑटोमेटिक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर माइनस है a माइनस बी के रूप में बनेगा, और प्लस है तो a प्लस बी के रूप में बनेगा। बाकी आप लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस साइन के साथ हम लोग हमेशा वर्गमूल लेते हैं, तो दो मान आएंगे, एक प्लस एक माइनस, दोनों को लेके हल करेंगे, x के दो मान आ जाएंगे। इसी तरह से आप इस प्रश्न को भी खुद से लगाइए, और आशा है कि आप लोग हल कर लेंगे, और इस तरह के प्रश्नों को परीक्षा में आसानी से निकाल लेंगे। और एक और वीडियो इस अभ्यास पे हम लोग बनाएंगे, और उसमें आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। इसकी सहायता से आप द्विघात समीकरण के किसी भी प्रकार के प्रश्न को, किसी भी तरह का प्रश्न दिया होगा परीक्षा में, आप हल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।